चलिए अब हम लोग उत्तराखंड वाला सेशन देखते हैं। क्या प्रश्न था यहाँ पर आपसे रियल एस्टेट अपील या न्यायाधिकरण रिट के बारे में पूछा गया था। इनमें से आपको बताना था कि कौन सा इनका जो कथन है वो सही है यहाँ पर। ठीक है, इसकी स्थापना रियल एस्टेट जो है आपका विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016 के अंतर्गत धारा 43 के तहत हुई। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही भाई। ठीक, यह प्राधिकरण या न्याय निर्णायक अधिकारी को निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। ठीक है, यह प्राधिकरण क्या करता है, न्याय निर्णायक अधिकारी के यह क्या करता है, प्राधिकरण या न्याय निर्णायक अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। ये भी आपका सही है। ठीक है, सही क्या नहीं है, तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं। इसके निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की कौन सी छावनी होना था इसमें। ठीक है, कौन सी छावनी परिषद को राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये मिला है आपका लैंसीडाउन सैन्य छावनी को। किसको मिला है, लैंसीडाउन सैन्य छावनी को मिला है भाई। ठीक है, और दूसरा स्थान जो मिला है, ठीक है, दूसरा स्थान किसको मिला है, रानीखेत छावनी को मिला है। दूसरा किसको मिला है, रानीखेत छावनी को मिला है। ठीक, और जबकि अगर हम बात करें कि पूरे देश भर में लैंसडाउन छावनी को जो है आपका 17वां स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, और राज्य में आपका पहला। ठीक है, राज्य में क्या हो गया आपका पहला हो गया, ये आप लोगों ने देख लिया है। ठीक, वहीं बात करें थर्ड स्थान किसको मिला है, थर्ड पे आपका रुड़की है भाई। आगे देखेंगे राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है आपके लाल कुआं को। ठीक है, लाल कुआं को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और दूसरे पर कौन है आपका रुद्रपुर। दूसरे पर कौन है, रुद्रपुर। आगे देखेंगे केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के लिए आपदा मोचन निधि से केंद्रीय हिस्से के रूप में कितने रुपए मंजूर किए हैं, तो ये किए हैं आपके 455.60 करोड़, यानी कि 455 करोड़ और 60 लाख रुपए आपका जो है वो मंजूर किया गया है। आगे देखेंगे लोक रत्न हिमालय सम्मान जो है 2025 किसे मिला है। ठीक है, तो ये मिला है सविन बंसल को। ये सविन बंसल कौन है भाई, तो ये देहरादून के डीएम है। ठीक है, दून के क्या है, डीएम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किसे वैदिक पर्यटन ग्राम के रूप में घोषित किया गया है, तो ये किया गया है त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग को। ठीक है, ये त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग को क्यों किया गया है, क्योंकि ये वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में काफी उभरा है। ठीक है, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसे पहचान मिली है भाई। ठीक है, त्रिजुगी नारायण को। उसके बाद देखेंगे आप लोग मिस उत्तराखंड 2025 जो प्रतियोगिता है वो किसने जीती, तो ये जीती है भाई आपका स्मृति रावत ने। ठीक है, जबकि जो आपकी वैष्णवी लोहानी है ना, ये आपका सेकंड रन अप रही इसमें। ठीक है, यानी कि दूसरा स्थान पे रही, आप कह सकते हैं उपविजेता रही आप। अगला देखेंगे हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस एआई चैटबॉट का लॉन्च किया गया है, तो इनके द्वारा किया गया है आपका निगम सारथी। कौन सा चैटबॉट जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, निगम सारथी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन सारे करंट के क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इन पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हम लोग। देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र शुरू किया गया, तो ये कहां पर किया गया भाई, हल्द्वानी के अंदर। ठीक है, कहां पर, हल्द्वानी के अंदर। आगे देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राम सभा की आहूत बैठक के लिए गणपूर्ति क्या है, मतलब जो ग्राम सभा की बैठक है इसको आपको आहूत करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, तो इसके लिए आप देखिए कुल सदस्यों की 1/5 संख्या हो। ठीक है, या फिर कुल परिवारों के आधे परिवार के प्रतिनिधियों की
उपस्थिति हो, दो में से कुछ भी हो यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ आप लिखनी है यहाँ पर कि एक वर्ष में, पेपर में आया भी था, एक वर्ष में जो है यहाँ पर कितनी बैठकें होनी जरूरी है। एक वर्ष में 4 बैठकें, ग्राम सभा की कितनी बैठकें होंगी, 4 बैठकें होंगी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को वही बताऊंगा कि किस तरीके से पिछला वाला जो पटवारी है ना, जो ये पेपर रद्द हुआ आपका, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो वह कैसे यहाँ इसी लाइन से वो क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर पहली बैठक, साल की पहली बैठक होगी 26 जनवरी को। 26 जनवरी के बाद जो दूसरी बैठक होगी वो होगी 1 मई को। ठीक है, और अगली बैठक जो होगी वो होगी आपका 15 अगस्त को। ठीक है, और 15 अगस्त के बाद जो चौथी बैठक होगी वो होगी आपकी 2 अक्टूबर को। ठीक है, अब याद करो आप लोग उस क्वेश्चन को जो आपसे पूछा गया था। पूछा क्या गया था कि ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच कितने महीनों का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहां से आप जंप करिए, पहली बैठक कब हो गई, 26 जनवरी को, दूसरी 1 मई को, तीसरी 15 अगस्त को, और अगली आपका 2 अक्टूबर, यानी कि साल में टोटल कितनी बैठकें होंगी, 4। अब वो पूछ रहा है कि इन 2 बैठकों के बीच, किन्हीं 2 बैठकों के बीच जो ग्राम सभा की आयोजित होंगी उनके बीच अधिकतम कितने महीने का गैप रह सकता है। तो उनके बीच जनवरी, जनवरी के बाद आप फरवरी, फरवरी आएगी बीच में, मार्च और एक आपका अप्रैल। ठीक है, कितने महीने हो गए यहाँ पर, 3 महीने। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जून जुलाई, ये जून, मई के बाद क्या है आपका, जून जुलाई अगस्त। ठीक है, तो ये आपका 15 अगस्त को हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो मंथ आ रहे हैं आपका वो कितना है भाई, मैक्सिमम आपके कितने हैं, 3 महीने का आपका क्या रह सकता है, यहाँ पर गैप रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खगोलीय जानकारी हेतु हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो किस वाली क्षेत्र में किया गया भैया, तो ये किया गया है रानीखेत कैंटोनमेंट क्षेत्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सरकार भूतापीय परियोजनाओं को चालू होने की तिथि से अधिकतम 30 वर्षों के लिए आवंटित करेगी, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत 50% या 3 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। सेकंड वाला भी सही है। उत्तराखंड में लगभग 40 स्थानों पर भूतापीय स्रोतों की शुरुआत की गई है, जिनमें बद्रीनाथ, तपोवन, ठीक है, उसके अलावा यमुनोत्री आपका क्या है, शामिल है। ठीक है, तो यानी कि ये भी आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इन स्थानों पे भी किया गया है, तो आपका जो आंसर होगा ये उपरोक्त सभी जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। तो ये किया गया आपका रुद्रपुर के अंदर। कहां पर किया गया, रुद्रपुर के अंदर। आगे देखेंगे, 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य बजट का कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका 11%। कितना किया जाएगा, 11% किया जाएगा भाई। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, दिए गए पद क्रम के अनुसार अनुसचिव के बाद कौन सा पद आता है। तो अनुसचिव के बाद जो आता है भाई वो आता है आपका अनुभाग अधिकारी। अब देखिए यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है आपका। सबसे पहले आपका कौन आता है, मुख्य सचिव आता है। ठीक है, मुख्य सचिव सबसे बड़ा पद क्या है, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बाद क्या है आपका अपर मुख्य सचिव। ठीक है, अपर मुख्य सचिव के बाद कौन सा पद आएगा, प्रमुख सचिव का पद आएगा। ठीक, प्रमुख सचिव के बाद कौन सा पद आएगा आपका, सचिव का पद आएगा। और सचिव के बाद आएगा आपका अपर सचिव का पद। और अपर सचिव के बाद आता है आपका संयुक्त सचिव। और संयुक्त सचिव के बाद आएगा आपका उप सचिव। और उप सचिव के बाद आता है आपका अनुसचिव। ठीक है, तो ये पूरा क्रम आप लोग इंपॉर्टेंट मानिए, पहली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले मुख्य सचिव आएगा, मुख्य सचिव के बाद अपर मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव, फिर अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, जो आपने देखा। अब आप लोगों को जो अब तो ये तो इनसे रिलेटिव है, लेकिन अगर कहीं पर और प्रकार के पद भी आते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर जब ये दिखे ना, सबसे ऊपर क्या होता है, मुख्य होता है।
ठीक है, मुख्य आपको सबसे ऊपर रखना है। फिर आपको अपर ध्यान रखना है, अपर होता है। अपर के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है प्रमुख, ठीक। प्रमुख के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है संयुक्त, ठीक है, हमेशा संयुक्त आएगा। संयुक्त के बाद उप, और उप से छोटा होता है अनु, ठीक है। तो ये 3-4 जो टर्म है ये आप लोगों को विशेष रूप पे क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर पूछा जा रहा है निम्न अभिलेखों में, ठीक है, अभिलेखों में वर्णित पदाधिकारियों और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है, ठीक है। तो संधि विग्रहक आपको दे रखा है भाई। सबसे पहले तो विदेश मंत्री होता है, ठीक है, विदेश मंत्री तो होता है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही है। प्रतिहार, प्रतिहार क्या होता है आपका, तो प्रतिहार होता है आपका महाअंगरक्षक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई, महाअंग रक्षक को बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों, ठीक है। जबकि जो यहाँ पर आप लोगों को प्रधान रसोईया है ना, ये यहाँ पर देखा है सुपकारपति बोलते हैं। प्रधान रसोईया सुपकारपति, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन है, ठीक। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है जो उत्सव अधिकारी होता है ना, उत्सव अधिकारी, उत्सव अधिकारी किसको बोलते हैं, ये अलग रखना, ठीक है। उत्सव अधिकारी को महासत्रपति कहते हैं, महासत्रपति कहते हैं, ठीक हो गया, ठीक। उसके अलावा ये तो ठीक मिलान है आपका, भागिक भूमि कर अधिकारी होता है, ये सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका 1 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा कुछ आपको और ध्यान रखने, जैसे द्विवीर कोट, ठीक है, द्विवीर कोट किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं लेखक को बोला जाता है भाई। किसको बोला जाता है, लेखक को बोला जाता है। कटुक क्या होता है आपका, कटुक, कटुक बोलते हैं आपका गुप्तचर को। किसको बोलते हैं, गुप्तचर को बोलते हैं, ठीक। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं अभिलेखों से संबंधित। आगे देखेंगे, ये आप लोग दिखा नहीं होगा आप लोगों को, तो लिख लेना आप लोग इसको, ठीक है। क्या है देख लिया आप लोग, द्विवीर कोट लेखक, कटुक आपका गुप्तचर को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास 47 नंबर का क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड की किरात जनजाति के किरात जाति के संबंध में ये पूछा जा रहा है। जॉर्ज ग्रेशन जो है के अनुसार किरात उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति जाति है आपकी, ठीक है। किरात शब्द की उत्पत्ति क्री प्लस अर्थ से हुई है, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में 4वीं सदी ईसा पूर्व से इस क्षेत्र में किरातों का उल्लेख मिलता है, ये बात भी सही है, ठीक है। और अगला आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि इनका मुख्य खाद्य पदार्थ जो है क्या था, सत्तू था, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आपके सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी आपसे ग्रेसन ने तो सबसे प्राचीनतम जनजाति किसको माना है, आपका किरात को माना है, लेकिन आपको डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का भी ध्यान रखना है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, इन्होंने, इनके बारे में पूछा जाए कि इन्होंने उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति किसे माना है, ठीक है, प्राचीनतम जाति किसे माना है, तो वो माना है कोल, ठीक है। तो कोल को ही आपका मुंड और सबर नाम देखने को मिलता है हमें, ठीक है। मुंड और सबर नाम किसका देखने को मिलता है, कोलों का देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। खस जाति के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है। राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा में खसपति नामक शासक का उल्लेख है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। बंगाल के पाल शासकों के अभिलेखों में खस जाति के राजाओं का उल्लेख है, ये बात भी सही है। बृहद संहिता में खसों को तंगा कहा गया है, ये भी आपका सही है। 1 और 2 3 यहाँ पर आपका स्टेटमेंट जो थे वो सही हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप लोगों को इनमें कुछ प्रथाएं देखने को मिली जो इसी जाति में, खस जाति में। एक तो घर जमाई प्रथा, ठीक। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगी जेठो प्रथा, ठीक है, जेठो प्रथा। घर जमाई प्रथा क्या होती थी भाई कि लड़की के ही घर पे रहना, ठीक है। जिस भी पुरुष से उस लड़के की शादी होगी वो पुरुष क्या करता है, शादी के बाद अपने ही ससुराल में रहता है, इसे बोलते थे घर जमाई प्रथा। दूसरी क्या है, जेठो प्रथा। जेठो प्रथा के अंदर क्या होता था, जो भी खस जाति में बड़ा भाई होता था उसको अतिरिक्त संपत्ति यहाँ पर मिलती थी, इसे आपका जेठो प्रथा कहते थे। उसके अलावा आप लोगों को एक ध्यान रखना है, टेकुआ प्रथा। इन लोगों में आपको टेकुआ प्रथा भी देखने को मिलती थी, ठीक है। जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी वो किसी भी मर्द के साथ
कानूनी तौर पे या कह सकते हैं कि वैध तरीके से भी और अवैध तरीके से भी वो रह सकती थी। इसे आपका टेकवा प्रथा कहते थे, ठीक है। और एक और प्रथा इनके यहाँ पर देखने को मिलती थी, वो थी देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा में क्या होता था भाई, जो भी घर की बड़ी लड़की होती थी उसको मंदिरों में दान दिया जाता था और उस मंदिरों के जितने भी कार्य होते थे उन कार्यों को वो करती थी। यानी कि मंदिर को जो बेटी होती थी, बड़ी बेटी, उसे दान कर दिया जाता था खस जाति के द्वारा। ये आपकी देवदासी प्रथा होती थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, राजा सुदर्शन शाह के वजीर और दीवान कौन थे। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि राजा सुदर्शन शाह के वजीर और दीवान कौन थे। तो वजीर और दीवान जो है आपके कौन थे इनमें, ये थे आपके धर्मदत्त बिजलवान और ज्वालादत्त बहुगुणा। ठीक है, जो आपके धर्मदत्त बिजलवान हैं ये क्या थे, वजीर थे, ये ध्यान रखना। और ज्वालादत्त बहुगुणा क्या थे, दीवान थे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा इनके और एक वजीर थे जिनका नाम था दुर्गा दत्त पैनुली। ठीक है, दुर्गा दत्त पैनुली। तो आपसे पूछा जाए कि दुर्गा दत्त पैनुली और धर्मदत्त बिजलवान किसके वजीर थे, राजा सुदर्शन शाह के। ज्वालादत्त बहुगुणा किसके दीवान थे, आपके राजा सुदर्शन शाह के। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी। इस तरीके से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिए गए गद्यांश के आधार पर आप पहाड़ी विल्सन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वह ब्रिटिश अधिकारी था जो पहले अफगान युद्ध के बाद 1845 में गढ़वाल आकर बस गया था। ठीक है, और गढ़वाल आकर बसा तो गढ़वाल में भी कौन सी जगह, ये बसा था आपका हरसिल में। कहां पर, हरसिल, जो आपका गंगोत्री वाला क्षेत्र है उत्तरकाशी के अंदर। उसे गढ़वाल का अंग्रेज राजा भी कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। उसने संग्रामी नामक, किससे शादी की थी, संग्रामी नामक महिला से विवाह किया था जिसे गुलाबी बिल्सन कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा गुलाबी बिल्सन किसे कहा जाता था, संग्रामी नाम की जो महिला थी। ठीक है, उसके अलावा मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मूलतः बिल्सन के पुत्र चार्ल्स के लिए बनाया गया एक होटल था। ठीक, बिल्सन की मृत्यु मसूरी में 24 जुलाई 1883 को हुई थी। ठीक है, सारे के सारे जितने भी पांचों के पांचों कथन आपके यहाँ पर क्या है, सटीक हैं भाई। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। और हरसिल में राजमा और आलू की खेती की जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है, ठीक है, सेब के बागानों का जो लगाने का जो श्रेय जाता है, वही आपके इन फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी बात, जब सेब की बात आएगी तो आपको पता है जो हरसिल का सेब है ना, वो अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से बिकता है, और जबकि आपका दिल्ली के अंदर ये न्यूजीलैंड ब्रांड के सेब के नाम से बेचा जाता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी की प्रथम कुमाऊं यात्रा के दौरान हुई घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने 14 जून 1929 को हल्द्वानी और नैनीताल की सभाएं की। ठीक है, हल्द्वानी, नैनीताल, और नैनीताल वाले में भी किस क्षेत्र में आए थे, तालुका वाले क्षेत्र, तालुका नैनीताल में आए थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 16 जून 1929 को ताड़ीखेत में, ठीक है, प्रेम विद्यालय के वार्षिक समारोह में भाग लिया था। ये बात भी बिल्कुल सही भाई। 27 जून 1929 को उन्होंने कोसानी में अनासक्ति योग नाम की पुस्तिका लिख रहे थे। ठीक है, उसको पूरा किया और उसकी वहां पर उन्होंने प्रस्तावना भी लिखी। ठीक है, तो 1, 2, 3 आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब हमें कुछ फैक्ट गांधी जी से संबंधित ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि गांधी जी सबसे पहले उत्तराखंड में जब आए तो किस स्थान पर आए, तो वो आए थे आपका हरिद्वार में। ठीक है, और हरिद्वार में 3 बार आते हैं टोटल। कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। एक आते हैं 6 अप्रैल 1915 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1915 को आते हैं। फिर ये आपका यहाँ पर 1916 में आते हैं, और फिर ये आपका हरिद्वार में 1927 में आते हैं। ठीक, वहीं बात करें हम लोग देहरादून में। ठीक है, देहरादून में ये कब आते हैं, तो देहरादून में आपका आते हैं कब, 1-2 बार आते हैं। एक तो 1929 में आते हैं और दूसरा ये आपका 1946 में आते हैं। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कुमाऊं में। कुमाऊं में तो एक प्रकरण तो आपने ये 1929 का देख लिया कि कुमाऊं में कब आए, ये 1929 में आते हैं, और दूसरा ये कब आते हैं, फिर से 1931 में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग पूरी तरीके से या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या इनको नोट डाउन कर लेना कि कब कब ये आपका
इन स्थानों पर आए आपके गांधी जी। ठीक है, भविष्य में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, गोरखाली शासन में रसूम शब्द का अर्थ है। ठीक है, पहली बार आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। गोरखाली शासन में रसूम शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता था भाई कि जो कमीन और सयाना लोग होते थे, ठीक है, जो लोग वसूली का काम करते थे गोरखाओं की तरफ से, कमीन और सयाना द्वारा अपने पास सौंपे गए ग्रामों से लिया जाने वाला निश्चित अंश या भेंट। ठीक है, तो जो गांव उनके पास वसूली के लिए भेजे जाते दिए गए थे राजाओं के द्वारा या गोरखा शासकों के द्वारा, तो वहां से जो उनको गांव जो उनको वसूली करनी होती थी वो तो ठीक था, लेकिन उसके अलावा जो वो निश्चित अंश अपना हिस्सा मांगते थे या जो भेंट लेते थे उसको वो लोग क्या कहते थे? रसूम कहते थे। क्या कहते थे? रसूम कहते थे। अब देखें उसके अलावा अगला वे ग्रामवासी जो, अब पहला ऑप्शन देखिए ये क्या है, वे ग्रामवासी जो जमींदारों को गोरखाली शासन के लिए प्रेरित कहते थे, प्रेरित करते थे। ठीक है, मतलब वे ग्रामवासी जो जमींदारों को गोरखाली शासन के लिए प्रेरित करते थे कि जो क्या है कि गोरखाली शासन क्या है आपका, अच्छा है, अच्छा है, जो इस तरीके का कहते थे, उन लोगों को बोला जाता था चक्रेत। ठीक है, क्या बोलता था? चक्रेत। आज भी आप लोगों को ये शब्द काफी सुनने को देखने को मिलता है कि हाँ बहुत ज्यादा ये चक्रेत बन रहा है। ठीक है, चक्रेत क्या होता था कि जो ग्रामवासी होते थे वो क्या करते थे, जमींदारों को भी प्रेरित करते थे कि इनका शासन क्या है, अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर ध्यान रखना, गांव प्रधान या भले मानस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक और नाम क्या होता था, जो गांव में प्रधान होता था या भला मानस हो जिसका नाम बोला जाता था, उसको आप लोग क्या कहते थे? चक्रेत भी बोला जाता था उसको। ठीक है, यही वो टर्म है जो आपको मैंने ऊपर बताया। एक प्रशासनिक इकाई जिसे फौजदारी कहा जाता था, तो फौजदारी किसको कहा जाता था? गरखा। ठीक है, किसको बोलते थे? गरखा को बोलते थे भाई। फौजदारी एक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसे आपका फौजदारी भी कहते थे, वो क्या होता था? आपका गरखा होता था। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखेंगे। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, दर्रों के बारे में, कौन सा दर्रा आपका कहां पर है। ठीक, तो यहाँ पे चौकी घाट दर्रा जो है ये आपका जो द्वार है ये पास है, ये नैनीताल में है। तिमली आपका कहां पर है? देहरादून के अंदर। कोट द्वार आपका पौड़ी गढ़वाल हो गया और ब्रह्मदेव आपका चंपावत हो गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही यहां पर बैठ जा रहा था। आगे देखेंगे उत्तराखंड राज्य के निवासियों का प्रमुख कार्य क्या है भाई। ठीक है, तो प्रमुख कार्य पशुपालन है और उसके बाद यहाँ के लोग कृषि में संलिग्ध हैं और फिर आपका हस्तशिल्प के अंदर है। आगे देखेंगे उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में पर्वतीय एवं मैदानी भाग का प्रतिशत क्या है। पर्वतीय और मैदानी भाग का प्रतिशत पूछा जा रहा है। 86.07 जो है वो आपका क्या है? पर्वतीय भाग है और मैदानी आपका 13.93% है। आगे देखिए आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य को कितने जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपका 25 भागों में ये आपका विभाजित किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछा, एक साइड आपको दरें दे रखे हैं और दूसरी साइड आपको इनकी अवस्थिति दे रखी है। श्रीकंठ दरा जो है, श्रीकंठ दरा ये आपका क्या करता है? उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लापसा और का लास्पा है। लास्पा दरा जो है ये आपका पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य है। ठीक है, नैलांग दरा जो है आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य है और सुंदर डूंगा आपका चमोली और बागेश्वर के मध्य है। तो इस तरीके से अगर हम देखें ए का 2, ठीक है, बी का 1 हमें मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा यहां पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 150 से आपका 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर से लेकर आपका 200 सेंटीमीटर तक की आपकी वार्षिक वर्षा जो है यहां पर देखने को मिलती है। आगे देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 59। ठीक है, 59 क्वेश्चन है आपके पास। तो यहां पर आप लोग देखेंगे 50 उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु का जो आपको देखने को मिलेगी 900 मीटर तक की हाइट में। ठीक है, उसके अलावा एल्पाइन जलवायु की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी 3000 मीटर से लेकर ऊंचाई होना था। ठीक है,
मीटर लगा देना इन सब के पीछे, ठीक है। ऊंचाई के संदर्भ में बात हो रही है, हाँ किसी में लगा है, मीटर लगा देना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, एल्पाइन जलवायु 3000 मीटर से 4000 मीटर तक, हिमानी जलवायु 1800 मीटर से आपका 3000 मीटर तक, ठीक है। नहीं माफ कीजिएगा, हाँ हिमानी जलवायु जो है ये आपको देखने को मिलेगी 4200 मीटर से ऊपर की हाइट पे, ठीक है। शीत शीतोष्ण जलवायु आपको देखने को मिलेगी 1800 मीटर से 3000 मीटर तक, ठीक। उसके बाद आपको गर्म शीतोष्ण जलवायु जो है ये देखने को मिलेगी 900 मीटर से 1800 मीटर तक, और शीत शुष्क जलवायु जो देखने को मिलेगी ये आप लोगों को देखने को मिलेगी 2500 मीटर से 3500 मीटर तक। और इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, आपका ए का 3, ए वाला, ठीक है, और बी का 2, ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सटीक हो जाएगा। आगे देखिए, पंचाचूली पर्वत स्थित है, तो पंचाचूली पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है भाई, तो पश्चिमी धौली गंगा और गौरी गंगा के मध्य, ठीक है। और बार बार इस पंचाचूली पर्वत की जो है हाइट भी आपसे पूछी जाती है, कितनी है, 6904 मीटर पंचाचूली पर्वत जो है ये इसकी क्या है, आपका हाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव तथा उत्तराखंड को हिमालय का अभिन्न अंग कहा है, तो ये कहा है किसने, डिहरन फर्तनी कहा है भाई, ठीक है। किसने कहा है, डिहरन फर्तनी कहा है। उसके बाद देखिए, गढ़वाल का चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस स्थान को कहा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गोपेश्वर की मंडल घाटी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई, गोपेश्वर की मंडल घाटी को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए यूके का चेरापूंजी यानी कि उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे बोलते हैं, आप आराम से जवाब दोगे भैया नरेंद्र नगर को कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कुमाऊं का चेरापूंजी, ठीक है, तो कुमाऊं का चेरापूंजी कहते हैं चंपावत का सुकीठांग क्षेत्र को, ठीक है। और गढ़वाल का चेरापूंजी आप लोगों ने यहां पर देखे। तो क्वेश्चन की प्रवृत्ति जिस हिसाब से, उत्तराखंड का पूछा जाएगा नरेंद्र नगर, कुमाऊं का पूछा जाएगा चंपावत का सुकीठांग क्षेत्र, ठीक है, और गोपेश्वर मंडल घाटी किसको बोलते हैं, गढ़वाल का चेरापूंजी। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहां पर नदी संगम और स्थित नगर या मंदिर के बारे में यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सबसे पहले अलकनंदा और सरस्वती, अलकनंदा और जो सरस्वती का संगम होता है ये कहां पर होता है, तो ये आपका होता है केशव प्रयाग में, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अलकनंदा और हेम गंगा का गोविंद घाट में, अलकनंदा और खांडव गंगा का शिव प्रयाग में, और अलकनंदा और ढूंढी नदी का ढूंढी प्रयाग में। तो इस तरीके से देखेंगे, ए का अलकनंदा सरस्वती आपके केशव प्रयाग में मिल रही है, अलकनंदा हेमगंगा आपका किस में मिल रही है, गोविंद घाट, ठीक है, अलकनंदा खांडव गंगा शिव प्रयाग में 4 हो जाएगा, ठीक, और अलकनंदा ढूंढी आपका ढूंढी प्रयाग में। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 64 गंडक नदी, अब मतलब कौन सा जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोग अच्छा आराम से कर सकते थे वो कोसी नदी को कर सकते हैं, कोसी नदी के किनारे क्या कोशानी बसा हुआ है, ठीक। उसके बाद देखिए कि गोला नदी के किनारे लाल कुआं बसा है, सरयू के किनारे बैजनाथ बसा है, गंडक के किनारे आपका चंपावत। तो ए का 3, ठीक है, ए का 3, बी का 4 आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर किसमें, बी, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, दुग्ध ताल कहाँ स्थित है, तो दुग्ध ताल कहाँ है भाई आपका, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। चलिए उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहां से किया गया, तो ये 7 जुलाई 2016 को होता है, हरिद्वार से होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम पूछे, नमामि गंगे कार्यक्रम पूछे या परियोजना पूछे, तो दोनों का आंसर होगा 2014, ठीक है। और ध्यान रखना
ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपर पीसीएस 2021 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना इस बात का। अगला देखेंगे, नदियों के उद्गम से संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है। जानवी नदी आपसे पूछा जा रहा है, जानवी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। तो जानवी नदी का उद्गम होता है आपका थांगला दर्रे से, अस्सी गंगा का डोडी ताल से, भिलंगना का खतलिंग ग्लेशियर से, और जलकुर नदी का, जो कि आपका जलकुर नदी कहाँ बहती है, प्रताप नगर में बहती है, ठीक है। और जलकुर नदी का उद्गम होता है हाडला पर्वत के बेलक खाल से। तो इस तरीके से सीधा सीधा आपका जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सटीक हो जाएगा। 1 2 3 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका बार बार पूछा जाता है भाई, 68 क्या, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। कस्तूरी मृग फार्म योजना, ठीक है, कस्तूरी मृग फार्म योजना जो है ये 80-81 की है। टाइगर वॉच योजना ये आपका 1991-92 की है। स्नो लेपर्ड योजना 90-91 की है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना आपका 1992 की है। अब देखिए टाइगर वॉच योजना में आप लोगों को ध्यान रखना है टाइगर, ठीक है, टाइगर हमेशा ध्यान रखना है। एक था टाइगर, मूवी भी थी ना, एक था टाइगर, तो जिसके साथ एक है ना लास्ट में आ रहा है वो कौन है, 90-91, ठीक। स्नो लेपर्ड योजना, स्नो क्या होती है, बर्फ होती है, और बर्फ के क्या बनाते हैं, गोले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, गोला किस में है आपका, इस वाली योजना में, ठीक है। टाइगर वॉच आप माफ कीजिएगा, टाइगर वॉच एक था टाइगर, यहाँ पे करेंगे आप रिलेट, और स्नो लेपर्ड योजना, ठीक है, स्नो मतलब बर्फ के गोले, ठीक है, तो इसमें है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। हाथी परियोजना आपको आसानी से याद हो जाएगी, कस्तूरी मृग फार्म योजना भी याद हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो ना, यही आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आंसर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड बार काउंसिल की स्थापना 2004 के अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत हुई, बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड के महाधिवक्ता उत्तराखंड बार काउंसिल के पदेन सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कथन गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, जबकि क्या होते हैं, ये सदस्य होते हैं, ठीक। उत्तराखंड बार काउंसिल में अधिकतम 25 निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, ये भी आपका क्या है, सही है। 1 और 3 आपका यहाँ पर क्या था, सही था, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 दोनों हो रखा है, इस वाले ऑप्शन को आप क्या बना देना, 1 और 3 बना देना, ठीक है। अब देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज का उत्तराखंड का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के प्रशासनिक स्वरूप से संबंधित सही कोड का आपको चयन करना है। मंडलों की संख्या, यानी कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल 2 है, ठीक है। जनपदों की संख्या 13 है, बिल्कुल सही है। तहसीलों की संख्या आपका 110 है। विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें अगर हम लोग, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब आपको कुछ फैक्ट याद रखने, जैसे आपसे पूछा जाएगा बताओ भैया नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम आज की डेट में टोटल कितने हो चुके हैं, 11, ठीक है। छावनी परिषद कितनी है उत्तराखंड के अंदर, छावनी परिषद, तो छावनी परिषद है 9, ठीक। परगने पूछेगा आपसे, परगने कितने हैं, तो परगने हैं आपके 49, ठीक। आपसे उप तहसीलों के बारे में पूछा जाता है कि बताओ भैया उप तहसील कितनी है, सारी लिखनी है आप लोगों ने ये डाटा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। 18 उप तहसीलें हैं। विकास खंड पूछेगा, विकास खंड बताओ भाई विकास खंड कितने हैं, तो विकास खंड है आपके 95, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा न्याय पंचायतें कितनी है, न्याय पंचायतें मिलान करने के लिए आ सकते हैं ना, तो 670 है, ठीक। आपसे पूछा जाएगा नगर पंचायत कितनी है, नगर पंचायत पूछा जाता है, तो नगर पंचायत का आपसे डाटा पूछा जाएगा, तो 46 नगर पंचायत है, ठीक। और आपसे पूछा जाएगा नगर पालिका, नगर पालिका आपकी कितनी है, 43 है, कितनी है, 43 है। तो ये आपका था, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये था आपके उत्तराखंड के प्रश्नों का जो व्याख्यान था, ये था आपके सामने। धन्यवाद।